नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों में मैंने नोटिस किया कि निशा कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो रात को कमरे से कहीं चली जाती थी और जब मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता तो कहीं ना मिलती। मजबूरन जैसे ही कमरे में वापस आता तो वो बेड पर सो रही होती। एक रात मैंने उसे जगाया, निशा तुम कहाँ चली गई थी? तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। राहुल आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रहे। शायद वो उल्टा मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। उस दिन के बाद से निशा उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। मैंने कई बार उससे पूछा क्या परेशानी है। अजीब नज़रों से मुझे देखती और कहती क्या हुआ है आपको राहुल? मुझे आपकी दिमाग की हालत ठीक नहीं लगती। उसके इस तरह देखने का मैं अपना सिर पकड़ लेता। वो ठीक ही तो कह रही थी। मैं आजकल उल्टी सीधी बातें करता रहता हूँ, पर इस बार मैंने सोच लिया था इस रहस्य को तो सुलझाना ही पड़ेगा। जैसे ही निशा को मायके छोड़ के वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही बैंगनी जोड़ा सुमित के घर की छत पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गया। सुमित की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत लांगी और तार पर टंगे कपड़े को हाथ लगा के देखा। वो ताज़ा धुले हुए थे, उनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच में से फाड़ डाला और उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत तड़पाया था। मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और फिर से अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मैंने तेज़ रफ्तार से कार चलाई थी। जैसे ही निशा के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो निशा ने ही दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि हमेशा ही वापस आ जाया करता था, लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसकी कमीज का दामन बीच में से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। यह सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा और बिना सोचे समझे निशा के गाल पर जोर का थप्पड़ दे मारा। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और चकरा कर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। माँ, भाई, पिताजी। उसके इस तरह चिल्लाने पर सब के सब इकट्ठे हो गए और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया था। चलो मेरे साथ। मैं भी चिल्लाया। क्या हुआ बेटा? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सांस फूल रही थी। आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ़ बना रही है ये? मैं उसकी तरफ इशारा करके बताने लगा। मगर बेटा इसने किया क्या है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा। अंकल, इससे पूछो कि इसकी कमीज कैसे फटी है। मैंने अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातों से वो सब चौंक कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। लेकिन इसकी कमीज तो अभी गेट के अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी कील में फंस कर फटी है बेटा। वो सब एक जुबान होकर मुझे बताने लगे और निशा अभी तक ज़मीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। यह नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। मैं अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और निशा को ज़बरदस्ती घसीटता हुआ वहाँ से ले आया। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। निशा पूरे रास्ते रोती रही, लेकिन अब मुझे उस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा सुमित के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं राहुल? वो चीखी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या पागलपन है? आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निगल लेता। मगर वो लगातार दूसरी बार इनकार करती जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे कहा, अगर वो सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा।
बस वो एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी और तभी अचानक मैंने देखा कि पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। मैंने उनमें से एक महिला कांस्टेबल ने आते ही निशा को मेरे हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बैठा दिया और निशा के बयान लेने लगी। जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई। ये सब क्या है, मैं चिल्लाया। ये तो बेटा आपको थाने चल के पता लग जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला। जबकि जाते वक्त मेरे कानों में निशा का जवाब लगातार गूंज रहा था कि मेरा पति पागल है। पहले दिन से ही इसे पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। सीमा पुलिस को बताया जा रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो जिसे मैंने दिलो जान से चाहा था, वो एक क्या कह रही थी। मेरे हवालात का दूसरा दिन था और निशा ने मेरी खबर तक ना ली और मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उसने पुलिस को बताई थी कि मैं एक दिमागी मरीज हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उस पर जुर्म करता हूँ। उसका ये कहना था कि ये बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस रात पुलिस को कॉल सुमित ने किया था, जो मेरा पड़ोसी था, जिसकी वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निशा ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद जब मनोचिकित्सक ने मुझसे सवाल पूछे तो मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वो भी मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगी जैसे मैं कोई पागल हूँ। और उनके इस तरह देखने पर मुझे गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा। तो वो मुझे समझाने लगी। देखिए मिस्टर राहुल, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो छोटी सी बात है। इत्तेफाक 1-2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वो आराम से कह रही थी, बल्कि मेरी सांसें बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, मैं यही तो समझा रहा हूँ, वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया था। जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी लिख दिया था, जिसके परिणामस्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनने को मिलता, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है। देखो, ना जाने क्या सदमा लगा कि अपने होश खो बैठा। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी नर्स से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी समझ के परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था। जब कोई मुझसे मिलने आया, मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां सुमित और निशा को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सका। हाँ राहुल, हम दोनों साथ में इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सकें। वो मुस्कुराया। तुम्हें रश्मि याद है ना? अचानक उसने पूछा। कौन रश्मि? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक ना जाने कितनी लड़कियों को इसके जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की रश्मि थी। वो मेरी छोटी बहन थी और वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी। वो बहुत नरम दिल थी, तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम उसे सिर्फ अपना दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई और अब तक वो सिर्फ दवाओं के सहारे जिंदा है।
मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे रश्मि की डायरी मिल गई जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया। निशा जो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी, उसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने निशा को एक बड़ी रकम के बदले में ये सब नाटक करने को कहा था। मेरी खुशी का ठिकाना ना आ रहा था जब तुमने निशा को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम निशा जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और तुमने निशा से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ गई, जो कि तुम्हारी बर्बादी के कारण बनी। और यही नहीं, मैंने निशा को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी जिससे तू अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुमको पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर उपहास की बड़ी हंसी थी, जबकि निशा खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब एक मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नरम स्वभाव का बंदा था और जब से सुमित की दी हुई दवाइयों का चमत्कार था, जबकि मुझे शांत रहने की दवाइयाँ दी जाती थी। अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे और आज भी मैं पूरे होशो हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, रश्मि के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। रश्मि और मैं क्लासमेट थे, लेकिन रश्मि जिस राहुल को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरी तो रश्मि से कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के राहुल के साथ दिखाई देती थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और हर रोज एक नई लड़की को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि रश्मि ने यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। और जब तुमने रश्मि की डायरी में राहुल का नाम लिखा देखा, तब बदकिस्मती से उसकी क्लास में मैं जो राहुल था वो मैं था। तुमने बस उसकी क्लास में देख के मुझे समझ लिया कि वो राहुल हूँ और आ गया मेरी जिंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि रश्मि के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सजा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर सुमित और निशा सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। बस उस दिन तो वो दोनों चले गए और 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया गया। सुमित और निशा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब मुझे पता चला तो मैंने जल्दी से अपने वकील से बात की और उन दोनों को माफ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने अपराध किया था, लेकिन निशा ने गरीबी से तंग आकर ये ऑफर कबूल किया था। वो अपने बीमार पिता की दवाइयाँ और घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी और सुमित ने बदले की आग में ये सब किया था। मैं अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने निशा को मेरा इंतजार करते हुए पाया। निशा, तुम यहाँ? हाँ राहुल, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे अपने जीवन से मत निकालो। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है राहुल। आप जैसा इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको खोना नहीं चाहती। वो सिसकते हुए मेरे कदमों में गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उससे नफरत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके एक आंसू से ही पिघल चुका था। वो अब भी मेरी महबूबा थी। मैंने उसके कानों को पकड़कर उठाया और उसके आंसू पहुंचे। निशा, अगर तुम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर ये याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ, शायद बार बार माफ़ ना कर सकूँ। मेरी बातों पर फूट फूट कर रोने लगी और मैंने दिल में सोचा कि ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब ये है कि निशा को मुझसे मोहब्बत हो गई थी
मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरा मान और सम्मान वापस दिला दिया, वरना एक गलत फहमी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।